तो हे गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। सो गाइस, ये होने वाला है हमारा आज का लास्ट लेक्चर। किसका? यूनिट नंबर 2 फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 1 का, जो कि थर्ड सेम में हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए, यूनिट नंबर 2 में हमारे फर्स्ट चैप्टर था, इसमें स्टेट ऑफ मैटर, जो कि दो वीडियो में अलग अलग थोड़ा थोड़ा करके हमने दो वीडियो में कंप्लीट करा दिया है। एंड आज भी होने वाला है इसका थर्ड लेक्चर यूनिट नंबर 2 का, और इसमें हम देखने वाले हैं फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल, जो कि डिफरेंट डिफरेंट फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज दे रखे हैं। सबका डिटर्मिनेशन देखेंगे, क्या होते हैं वो देखेंगे, एंड एप्लीकेशन भी देख लेंगे। ठीक है, तो मतलब आज यूनिट नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगी, और सिर्फ 3 वीडियो लेक्चर में ये यूनिट 2 हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इसके नोट्स हमने ऑलरेडी ग्रुप पर शेयर कर दिए हैं, अगर नहीं देखें तो एक बार से जरूर देख लेना। तो आज हमारा यूनिट नंबर 2 कंप्लीट होएगा, और कमेंट करके ये भी बता देना कि नेक्स्ट कौन सी वीडियो, कौन से सब्जेक्ट की वीडियो हम लाएं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, इसमें हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो फर्स्ट बात करेंगे इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, आखिर ये है क्या, इसको हम मेजर कैसे करते हैं। तो देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी 10th में 12th में, तो थोड़ा इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो कुछ बेसिक बातें जान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। तो देखिए, आपने जो हमारे मोस्टली बच्चे यहाँ पर हिंदी मीडियम के, तो हिंदी में थोड़ा समझ जा देता हूँ कि ये होता है हमारा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन कैसे होएगा यहाँ पर, ये हमारा कोई भी एक नॉर्मल, यानी कि एक अभिलंब कह लो, इसको हिंदी में अभिलंब कहते हैं, इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं। मतलब ये नॉर्मल होता है, एक सीधे लाइन, नॉर्मल कहते हैं इसको इंग्लिश में, और हिंदी में अभिलंब। तो जब भी हमारी कोई भी रे पास होती है, ठीक है, ये हमारी लाइट रे है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे। तो आई से हम इसको डिनोट करते हैं, आई से। ठीक है, अब ये जब भी हमारी नॉर्मल पर टच होगी, अब ये जब नीचे को इससे पास होगी, तो समझ लीजिए यहाँ पर एयर मीडियम है हमारा, यहाँ पर हमारा वाटर है। ठीक है, अब ये हमारा एक प्लेन है। तो जब भी हमारी एयर से कोई भी वाटर में या कुछ किसी में भी पास हो रही है रे, तो वहाँ पर ये हमारा कुछ शो करेगी, या तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी रे, या नॉर्मल से दूर भाग जाएगी रे। ठीक है, तो इसी को हम बोल देते हैं रिफ्रैक्शन। तो इसमें हम यही देखने वाले हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आखिर वो रिफ्रैक्शन हो कैसे रहा है। ओके, सो अब जैसे मैंने आपको जो बात बताई है, सही बात वही लिख रही है सीधे थ्योरी में। When a ray of light passes from one medium to another, it shows refraction. That means a change in the direction. मतलब जब भी कोई एक लाइट पास होगी किसी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो वहाँ पर कुछ हमको रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, यानी कि उसकी डायरेक्शन में थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब कैसे होगा चेंज? इफ द लाइट रेज पासिस फ्रॉम अ लेस डेंस मीडियम, यानी कि एयर, टू अ डेंसर मीडियम वाटर, इट रिफ्लेक्ट टूवर्ड द नॉर्मल। अब जैसे हमारा लेस डेंस मीडियम है एयर, और हाइयर डेंस मीडियम है हमारा वाटर। तो जब भी एयर से, जैसे नदी तालाब समझ लो आप, जब भी हमारा एयर से किसी भी वाटर में रे जो होगी हमारी लाइट रे, वो पास होगी, तो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। ठीक है, आगे अभी डायग्राम की तरफ से और समझ लोगे आप। और जब भी हमारी, यहाँ पर लिख रहा है, जब भी हमारी हाई डेंस मीडियम यानी कि वाटर से रे पास होगी एयर में, यानी कि लेस डेंस मीडियम में, तो वहाँ पर जो नॉर्मल की तरफ झुकने के बजाय उससे दूर भागेगी कौन? लाइट रे। ठीक है, 3 बात लिखनी है बेसिक। अगर ये आप बेस्ट तो आपकी समझ में आ जाएगा, ये लिखकर सिंपल है, नहीं आता है तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख कर आना। ठीक है, अब आपने जब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा होगा, तो आपने वहाँ पर स्नेल्स लॉ पढ़ा होगा जरूर। ठीक है, स्नेल्स लॉ क्या कहता है? इट स्टेट दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए लिक्विड एज अ कांस्टेंट रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू दैट ऑफ द रिफ्लेक्शन। अब हमारा ये स्नेल्स लॉ क्या कहता है, यानी कि ये जो हमारी रे आती है, इसको हम बोलते हैं, आपको सबको पता है, इंसिडेंस रे। अब थोड़ा इंग्लिश में आ जाइए, आप इंग्लिश में पढ़ रहे हो अब, तो इंसिडेंस रे बोलते हैं, एक इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन रे। ठीक है, ये होता है हमारा नॉर्मल। तो देखिए, जब भी हम इसके एंगल को मीजर करते हैं, तो यहाँ पर मीजर करते हैं हम साइन से, और किसकी मीजर कर रहे हैं? इंसिडेंस से, तो साइन आए। ओके, अब यहाँ पर जब भी हम मीजर करते हैं एंगल, तो हम उसको बोलते हैं साइन, और किसका मेजर करते हैं? रिफ्लेक्शन रे का, तो मतलब आर। तो यहाँ पर जो साइन आया और साइन आर आया, तो इसी के रेशियो को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। ठीक है, साइन आई और साइन आर के ही रेशियो को हम बोलेंगे यहाँ पर स्नेल्स लॉ। ये क्या कह रहा है स्नेल्स लॉ? कि साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, सिंपल बात यह है कि जो साइन आई और साइन आर का जो रेशियो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। फॉर्मूला इसका देख लीजिए ऐसे, नीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड मीडियम। लाइट है ये, ठीक है, तो मतलब लाइट की वैक्यूम में
वेलोसिटी और लाइट की किसी भी मीडियम में वेलोसिटी, यहाँ पर n वही हमको इंडिकेट कर रहा है। फॉर्मूला यही है, n इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। इसलिए चलो 2 नंबर में आ जाता है तो लिख देना। ये डायग्राम हम वही बन रहे हैं। देखो जब भी लेस डेंस मीडियम है हमारा एयर, तो एयर से जब भी कोई लाइट पास होगी लिक्विड में यानी कि वाटर में, तो जो हमारी नॉर्मल होगा उसकी तरफ थोड़ी झुक जाएगी। और यहाँ पर देखिए दूसरे डायग्राम में जब भी कोई रे लिक्विड मीडियम से पास होगी हमारे एयर मीडियम में, तो वो नॉर्मल से दूर भाग जाएगी। ठीक है, तो मेन फंडा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में यही है कि लेस डेंस मीडियम से हाई डेंस मीडियम में जाएगी तो वो करीब आ जाएगी नॉर्मल के, बट जब भी लिक्विड से यानी कि हाई डेंस मीडियम से लो डेंस मीडियम में जाएगी तो वो दूर भाग जाएगी हमारे नॉर्मल से। ठीक है, अब हमको मेन फोकस करना है इसके डिटर्मिनेशन पर, यानी कि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिटर्मिनेट कैसे करेंगे। तो इसमें एक हमारा एपरेटस होता है जिसको हम बोलते हैं एबेस रेफ्रैक्टोमीटर। एबे साइंटिस्ट का नाम है और रिफ्रैक्टोमीटर ये होता है। तो समझ लीजिए ये एक हमारा टेलीस्कोप टाइप का होता है, जो टेलीस्कोप देखे होंगे आपने वही। तो ऊपर से टेलीस्कोप की बॉडी रहेगी, इसमें 2 प्रिज्म होते हैं हमारे, एक होता है मेजरिंग प्रिज्म, एक नीचे होता है हमारा इल्यूमिनेटिंग प्रिज्म। तो दोनों ऐसे एक दूसरे के ऊपर लगे रहते हैं, बीच में थोड़ा गैप होता है जिसमें हम अपना सैंपल रखते हैं। ठीक है, अब सैंपल पर हम लाइट सोर्स, जो भी हमारा लाइट हम पास करेंगे, यानी कि अगर सनलाइट होगी वहाँ पर सनलाइट पास करेंगे, अगर वैसी कोई हमारी जो भी हम टॉर्च वॉर्च पास करेंगे वो रहेगी। ठीक है, समझ में आया। एक बॉडी रहेगी टेलीस्कोप की, 2 हमारे प्रिज्म रहेंगे यहाँ पर, एक मेजरिंग प्रिज्म और एक रहेगा इल्यूमिनेटिंग प्रिज्म। सैंपल हमारा दोनों प्रिज्म के बीच में रहेगा और एक लाइट सोर्स रहेगा जो कि लाइट पास करेगा। ठीक है, अब ये वर्क कैसे कर रहा है आगे देखते हैं। तो पहले शॉर्ट में देखो, इसका प्रिज्म रहेंगे ए और बी, सैंपल डालेंगे हम उसके मिरर को एडजस्ट करेंगे, देन मैक्सिमम लाइट मस्ट बी विजिबल। तो वहाँ पर जो भी हमारा मैक्सिमम लाइट होगी वो विजिबल हो जाएगी और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा स्केल पर डिनोट हो जाएगा। अब थोड़ा समझ लो इसके डिटर्मिनेशन को, बस एक कहानी की तरह सुनना, आपके समझ में आ जाएगा आई होप। A drop of liquid is placed upon the surface of the prism on a clamping prism A and B। यानी कि जो भी लिक्विड है, हम जिसकी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जांच रहे हैं, उसको हम एक ड्रॉप उसकी लेंगे लिक्विड की और उस सरफेस पर रख देंगे उस प्रिज्म के, यानी कि जो प्रिज्म देखे थे ना आपने A and B 2 थे उसके बीच में। The liquid drop spread as a thin film। Now a mirror reflects a light in a direct towards the prism system। तो वहाँ पर हम उसको फैला देंगे, उस लिक्विड को फैला देंगे एंड वहाँ पर लाइट पास करेंगे बीच में, उसके प्रिज्म के दोनों प्रिज्म के बीच में। ऑन रीचिंग द ग्राउंड सरफेस ऑफ ए द लाइट इज स्कैटर्ड इन द लिक्विड फिल्म। और जब भी हमारे जो हमारी प्रिज्म ए रहेगा उस पर हमारी लाइट पास होगी तो वहाँ पर हमारी जो लिक्विड फिल्म, यानी कि जो हमने वो फैलाई थी लिक्विड की ड्रॉप, उस पर हमारी वो शो हो जाएगी लाइट। अब वर्टिकल रे गोइंग अलोंग द इंसिडेंस विल पास थ्रू द प्रिज्म बी एट ए एंगल इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल। तो जब हमारा वो पहले ए प्रिज्म पर पास होगी लाइट, फिर हमारा वहाँ पर बी प्रिज्म पे लाइट पास होगी और वहाँ पर एक हमारा क्रिटिकल एंगल बन जाता है। क्रिटिकल एंगल यानी कि क्रिटिकल एंगल होता है हमारा जब कोई भी इंसिडेंस रे तो सीधी निकल जाए, बट जो रिफ्रैक्शन रे होती है वो हमारे इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि कोई भी रिफ्रैक्शन वहाँ पर शो हो ही ना। ओके, अभी देख लेना आगे इसको। द फील्ड ऑफ व्यू डिवाइडेड इनटू ब्राइट एंड डार्क पोर्शन। सो हम इसको जो हमको जो फील्ड मिलेगा वहाँ पर जो हमको देखने को मिलेगा, हम उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक ब्राइट में और एक होता है हमारा डार्क पोर्शन। द स्केल रीडिंग गिव द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द पासिंग लाइट। और जो हमारा उसमें एक स्केल लगा रहता है वो हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका बता देता है, उसकी रीडिंग को हमको डिनोट कर देता है। ठीक है, तो एक बार पढ़ना इसको, सिंपल है, आ जाएगा आपके समझ में। सो क्रिटिकल एंगल जैसे बीच में आया था, तो क्रिटिकल एंगल समझिए, फॉर अ डेसिनेट एंगल ऑफ इंसिडेंट द रिफ्लेक्शन बिकम इक्वल टू द 90 डिग्री, द रेयर मीडियम इज एयर, सो दिस पार्टिकुलर एंगल इज एज क्रिटिकल एंगल। तो देखो क्रिटिकल एंगल समझ लो यहाँ पर, जैसे कोई भी हमारे नॉर्मल है, ये हमारी कोई भी प्लेन है जिस पर पास हो रही है ये, तो जैसे हमारी एयर से यहाँ पर आएगी लाइट, ठीक है। अब ये आप बोलोगे कि नीचे जानी चाहिए, तो नीचे नहीं जाएगी, जो इसका रिफ्लेक्शन होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब इसके प्लेन जो हमारी यहाँ पर धरती या कुछ पानी जो भी होगा उसके फ्लोर पर ही हमारी ये निकल जाएगी। तो इसी एंगल को हम बोलते हैं 90 डिग्री और इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, कुछ लिक्विड्स का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वैल्यू याद कर लेना। जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड का होता है 1.4603, टॉलुइन का होता है हमारा 1.4969 और डिस्टिल वाटर का होता है हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वैल्यू 1.3325। एप्लीकेशन देख लीजिए इसके, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई, हम इसको यूज़ करते हैं आइडेंटिफाई करने में सब्सटेंस की प्योरिटी कितनी है
ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन लिक्विड कंसंट्रेशन कैन बी डिटरमाइन, यानी कि लिक्विड में कितना सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है उसको भी हम इससे मदद से मेजर कर सकते हैं। सो गाइस अभी हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर ऑप्टिकल रोटेशन की। सो ऑप्टिकल रोटेशन कुछ नहीं है, जो आपने 12th में कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था ना, सेम वही है ये हमारा ऑप्टिकल रोटेशन। ठीक है, अब इसमें हमें कुछ टर्म्स आ जाते हैं, जैसे फर्स्ट होता है अनपोलराइज्ड लाइट। सो अनपोलराइज्ड पहले थ्योरी देखो इसकी, द लाइट इन विच वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डायरेक्शन are distributed in all the direction in a plane 1 or 2 the direction of propagation where electric and magnetic field lies। so जब भी हम कोई भी लाइट पास करेंगे किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो वहाँ पर जो लाइट होगी ऐसे नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में जाएगी। तो अगर यहाँ पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में रख दूँ, अगर कोई भी लाइट फिर इसमें से पास करो तो वो डिफरेंट डायरेक्शन में भागने लगेगी। अब जैसे यहाँ पर देख लीजिए, हर दिशा में डायरेक्शन हमारी हो रही है लाइट की। ठीक है, तो इसी को हम इसलिए बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट रहती तो वो एक ही दिशा में भागती, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, हमारी ये चारों दिशाओं में, पांचों दिशाओं में सब जगह भाग रही है ये लाइट, तो इसको हम बोलेंगे अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है, ऑप्टिकल रोटेशन में आप इसी प्रकार से लिखना। ओके, नेक्स्ट है इसमें पोलराइज्ड लाइट, यानी कि वही जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रहे। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है इसमें पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो पोलराइजेशन लाइट हमारा एक प्रोसेस होता है जिसमें हम अनपोलराइज लाइट को पास कराते हैं किसी भी निकोल प्रिज्म से, और वहां पर वो कन्वर्ट हो जाती है पोलराइज लाइट में। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। जैसे यहाँ पर ये हमारी अनपोलराइज लाइट है, इसको हम पास करेंगे किसी भी निकोल प्रिज्म से, तो वहां पर ये हमारी पोलराइजेशन लाइट बन जाएगी। ओके, अब ऑप्टिकल रोटेशन है क्या, तो वो देख लीजिए यहाँ पर। अब when certain liquid and solution are placed in the path of plane polarized the velocity may increase or decrease, यानी कि कोई जब भी हम किसी लिक्विड को, किसी सॉल्यूशन को किसी भी पोलराइज लाइट के बीच में रखते हैं, उसके रास्ते में रखते हैं, तो वहाँ पर उसकी जो वेलोसिटी होगी या तो इंक्रीज होगी, यानी कि जो स्पीड होगी उस लाइट की या तो कम होगी या ज़्यादा होगी। द चेंज इन वेलोसिटी रिलीज इन क्रॉस पेंडिंग चेंज इन द रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट थ्रू अ सर्टेन एंगल दैट इज एंगल ऑफ रोटेशन। सो आपको पता है स्पीड उसकी जब चेंज होगी तो वहाँ पर जो हमारी प्लेन पोलराइज लाइट रहेगी उसमें जो एंगल होगा उसका, उसमें भी कुछ ना कुछ चेंज आ जाएगा। ओके, ऑप्टिकली रिएक्टिव सब्सटेंस आर द सब्सटेंस विच कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट आइदर टू राइट साइड और लेफ्ट साइड। अब देखो यहाँ पर होते हैं हमारे कुछ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारा प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी भी डायरेक्शन में मोड़ सकता है, यानी कि वो लेफ्ट साइड में मोड़ सकता है उस रे को और लेफ्ट साइड में भी रोक सकता है। ठीक है, सो इफ द राइट साइड देन नोन एज क्लॉकवाइज डायरेक्शन या डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एंड जो लेफ्ट साइड रोटेशन होगा वो इसको हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज या लीवो रोटेटरी। अब देखो, जब भी कोई भी ऑप्टिकल सब्सटेंस जो होगा, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, वो अगर हमारी रे को राइट साइड में घुमाएगा तो हम उसको बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या पॉजिटिव से भी इंडिकेट कर देते हैं, हम उसको बोलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब वो लाइट हमारी लेफ्ट डायरेक्शन में पास हो रही है, लेफ्ट डायरेक्शन में मुड़ रही है, तो हम उसको बोलेंगे लीवो रोटेटरी या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक रोटेशन इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड रोटेशन अपॉन लेंथ इनटू डेंसिटी। ठीक है, अब फिनोमिना क्या है ये ऑप्टिकल रोटेशन का, वो देख लीजिए डायग्राम की मदद से। फर्स्ट होता है हमारा इसमें लैंप, जिसमें सोडियम वेपर भरी रहती है, जिससे कोई भी हमारी अनपोलराइज लाइट पास होगी, तो यहाँ पर उससे पास होती है अनपोलराइज लाइट, यानी कि वही जो चारों दिशा में भागेगी। फिर हम इसको पास करा देते हैं पोलराइज निकोल प्रिज्म से, जिससे हमारी ये जो अनपोलराइज लाइट है वो प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। फिर हम इसको सैंपल, जो भी हमारा ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है, वो उससे पास कराएंगे। सो यहाँ पर हम उसको देखेंगे कि वो लेफ्ट साइड में मुड़ रही है या राइट साइड में मुड़ रही है। सो अब ये देखेगा कौन, हमारा एक लास्ट में लगा रहता है एनालाइजर, जो इसको एनालाइज करेगा। ओके, सो इसका ये फिनोमिना है। अब कुछ एग्जांपल समझ लीजिए इसके, जैसे सब्सटेंस है हमारा सुक्रोज, और सुक्रोज का सॉल्वेंट है हमारा वाटर, तो स्पेसिफिक रोटेशन है इसका +65.9, और पढ़ लेना आप। और एप्लीकेशन देखो इसके, एप्लीकेशन आइडेंटिफाई वेदर अ सब्सटेंस इज ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट। हम इसको परफॉर्म इसलिए करते हैं कि हम देख ही सकें कि जो हमारा सब्सटेंस है वो ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी ड्रग, आइडेंटिफाई करने के लिए किसी भी ड्रग को, द प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस कैन बी मेजर, और हम जो सब्सटेंस है उसकी प्योरिटी भी ऑलरेडी मेजर कर सकते हैं इसकी मदद से। किसकी मदद से? ऑप्टिकल रोटेशन की मदद से। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक हमारा डाइपोल मूवमेंट। सो डाइपोल मूवमेंट होता है हमारा कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, पीछे वाला हमारा लाइट के बारे में था, वो भी थोड़ा उसी से रिलेट था, बट यहाँ पर सीधे हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ।
Dipole moment is defined as the one in which the region of positive or negative charge as are well separated due to uneven distribution of electron in the molecules। यानी कि ये क्या कह रहा है, और इसको भी देख लो, द डाइपोल मोमेंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल इज गिवन बाय द प्रोडक्ट और चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द अपोजिट चार्ज। तो जब ये कह रहा है कि दो हमारे कोई भी चार्ज रहेंगे, जैसे समझ लीजिए एक क्यू पॉजिटिव है एक क्यू नेगेटिव है, तो इनके बीच की दूरी आर, ये हमारे सेपरेट रहेंगे दोनों चार्ज। अब आपको पता है पॉजिटिव, अब देखो यहाँ पर अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों रहेंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बट जब पॉजिटिव और नेगेटिव रहेंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो वही कहने का मतलब यही है कि यहाँ पर जो सेपरेशन हो रहा है वहाँ पर सेपरेशन हो रहा है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इसके इलेक्ट्रॉन है, इसके जो भी हमारे ये आवेश कह लो, इसको हिंदी में आवेश कहते हैं, इंग्लिश में चार्ज कहते हैं, तो वहाँ पर जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन का, उसकी वजह से हमारे सेपरेट है, ठीक है। अब यहाँ पर जो मूवमेंट होगी, डाइपोल मूवमेंट होगी पोलर मॉलिक्यूलर जिसकी मॉलिक्यूल की, तो वहाँ पर वो उसके चार्ज जो हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट का चार्ज आएगी पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसके, और जो डिस्टेंस है उसके बीच में उसके प्रोडक्ट के, तो यहाँ पर वही लिख रहा है म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू आर। तो क्यू यानी कि भाई चार्ज और आर इज इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है। तो प्रोडक्ट मैंने बता दिया ऊपर, क्यू यानी कि चार्ज और आर इज इक्वल टू डिस्टेंस, तो इसके प्रोडक्ट के बराबर होगा ये हमारा म्यू यानी कि डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट शोज द डायरेक्शन ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब डाइपोल मोमेंट जो होता है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी रहती है जिसमें हमें उसकी दिशा और दशा दोनों हमको पता होती हैं, ठीक है, और ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करते हैं। द डिग्री ऑफ पोलरिटी ऑफ पोलर मॉलिक्यूल इज मेजर्ड बाय डाइपोल मोमेंट। अब जो डाइपोल मोमेंट है उसकी वजह से हम डिग्री ऑफ पोलरिटी किसी भी पोलर मॉलिक्यूल की चेक कर सकते हैं। पोलर मॉलिक्यूल कौन से होते हैं हमारे, द पोलर मॉलिक्यूल हैव डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एंड सो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी कि ये जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारी हाई नेगेटिविटी शो करते हैं। जैसे एग्जांपल है इसके HCl और H2। बट जो हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं वो हमारी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल हो गया इसका H2O या NH3। SI यूनिट इसकी कूलम्ब्स मीटर और CGS यूनिट है इसकी डेबाय। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो बिटवीन द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यानी कि इसमें सिर्फ ये कह रहा है जो हमारी परमिटिविटी रहेगी मीडियम में और परमिटिविटी रहेगी फ्री स्पेस में, ठीक है, उसके रेशियो को हम बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अभी हमारी परमिटिविटी क्या है वो हम आगे देखेंगे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट इज द मेजर ऑफ इट्स पोलरिटी, द हाइयर द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट द पोलर इट इज। यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो भी सॉल्वेंट जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा पोलर रहेगा, ठीक है। पोलर वही जो वाटर लवर होते हैं वही। परमिटिविटी देखिए, द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। सो परमिटिविटी किसी भी सब्सटेंस की एक एबिलिटी है, यानी कि वो कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर सकता है, उसी को हम कहते हैं। सो ER इज इक्वल टू EM अपॉन EO, E नोट। तो EM क्या है हमारा परमिटिविटी ऑफ मीडियम और E नोट क्या है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। एग्जांपल जैसे इसके कंडेंसर, जो हमारे कंडेंसर होते हैं वो हाई परमिटिविटी शो करते हैं। डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे इसको, डिटर्मिनेशन देख लीजिए इसका। डिटरमाइनिंग कंडक्टेंस बिटवीन कीपिंग टेस्ट सॉल्यूशन इन बिटवीन। यानी कि जो भी हमको चेक करना है उसका टेस्ट सॉल्यूशन बनाएंगे और टेस्ट सॉल्यूशन में हमको एक रॉड रख देंगे, मतलब कंडक्शन वहाँ पे कॉज कराएंगे। आफ्टर दैट मेजर द कंडक्टेंस बाय मेंटेनिंग वैक्यूम बिटवीन द प्लेट। और वहाँ पर हम एक वैक्यूम क्रिएट कर देंगे, मतलब वहाँ पर कोई भी एयर पास नहीं होनी चाहिए और उसको कंडक्टेंस को मेजर कर लेंगे। रेशियो ऑफ फिक्स कंडक्टेंस एंड वैक्यूम कंडक्टेंस गिव्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो वहाँ पर जो हमारा एक फिक्स कंडक्टेंस वैल्यू रहेगा उसका और एक वैक्यूम में जो आएगा हमारी कंडक्टेंस वैल्यू, उसके रेशियो को हम बोलेंगे वहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। एप्लीकेशन देख लीजिए इसका। टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन, यानी कि हम टेस्ट सॉल्यूशन जो रहेगा उसकी प्योरिटी को चेक करेंगे वहाँ पर। टू आइडेंटिफाई द कंसंट्रेशन ऑफ डिजोल्व ड्रग इन अ सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्वेंट में कितनी ड्रग डिजोल्व है हमारी, उसकी कंसंट्रेशन को देखेंगे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी ड्रग, यानी कि इसको हम किसी भी ड्रग की आइडेंटिफिकेशन में इस्तेमाल करते हैं। ये फॉर्मूला आ जाता है सिर्फ स्पेसिफिक रिफ्रैक्शन क्या है। सो इसका सिर्फ फॉर्मूला देख लो आप। RS इज इक्वल टू n² - 1 अपॉन n² + 2 इंटू 1 अपॉन D। अब ये D क्या है हमारा डेंसिटी ऑफ मीडियम, ठीक है, बस एक ध्यान रखना है इसको। सो इस यूनिट का नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट। सो डिसोसिएशन कांस्टेंट हमारा कुछ नहीं है, सिर्फ जो हमारे वीक एसिड और वीक बेस रहते हैं उसकी एक
इक्वेशन हमको शो करता है, कौन, डिसोसिएशन कांस्टेंट, यानी कि वो डिसोसिएट कितने हो रहे हैं, उसका कांस्टेंट रेशियो क्या है, सिर्फ वही हमको इंडिकेट करता है डिसोसिएशन कांस्टेंट। सो अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेन लोहरी थ्योरी, जो हमारी एक ब्रोंस्टेन लोहरी थे, दो साइंटिस्ट, उन्होंने थ्योरी दी थी, क्या कहते हैं वो, एसिड में भी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस चार्ज्ड और अनचार्ज दैट इज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग अ प्रोटॉन, एग्जाम्पल H2SO4, CH3COH, H3PO4। यानी कि इन्होंने बोला जो हमारे एसिड होंगे वो हमारे ऐसे सब्सटेंस होंगे जो कि प्रोटॉन को डोनेट करेंगे, ठीक है, सबको पता है ये तो बात। और जो बेस रहेंगे वो हमारे एक्सेप्ट करेंगे किसी भी प्रोटॉन को, जैसे एग्जाम्पल NH3 या AgNH3 2, ठीक है। तो ये सिर्फ हमारे को थोड़ी थ्योरी लिखनी पड़ती है। अब इसका देखते हैं हम इक्वेशन कैसे बनेंगी और कैसे बनाते हैं। सो आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ अ वीक एसिड, तो पहले हम लेंगे यहाँ पर एक वीक एसिड। वीक एसिड कौन सा होता है हमारा, एसिटिक एसिड, यानी कि CH3COOH, ठीक है। यहाँ पर HAC प्लस H2, यानी कि वीक एसिड। वीक एसिड को हम वाटर में डिजोल्व करेंगे तो वहाँ पर एक हाइड्रोनियम आयन रहेगा, और जो हमारा वीक एसिड रहेगा उसमें से प्रोटॉन अलग हो जाएगा, ठीक है। AC माइनस जो है ये वही है। सो इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट K है वो आएगा, ये जो हमारे इधर प्रोडक्ट बने हैं इसकी कंसंट्रेशन अपॉन जो हमारे रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन की। देख लो अब आप यहाँ पर H3O इंटू AC और अपॉन में HAC और H2O, ठीक है। सिंपल, थोड़ा थोड़ा देखते जाना, ओके। अब फिर क्या होता है हमारा, वाटर एज कांस्टेंट बिकॉज ऑफ हाई अमाउंट, तो वाटर जो होता है हमारा वहाँ पर कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो एक्सिस में होता है। सो Ka इज इक्वल टू K इंटू कॉन्स्टेंट, तो जो Ka है हमारा K इंटू कॉन्स्टेंट, तो K क्या है हमारा, जो पीछे हमने वैल्यू निकाली है वही H3O इंटू AC अपॉन HAC। सो वाटर को हम वैसे ही हटा देते हैं क्योंकि उसकी ज़्यादा अमाउंट होती है। K क्या है यहाँ पर, K जो है वो है आयोनाइजेशन कांस्टेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट एट पार्टिकुलर टेम्परेचर, जो हमने पीछे देख लिया। Ka क्या है, ये जो Ka है वो हमारा एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट, ये A आएगा यहाँ पर एसिड की वजह से, ठीक है। इफ HAC इज इक्वल टू HB और AC इज इक्वल टू B, तो यहाँ पर हमने वैल्यू सिर्फ रिप्लेस कर दिए हैं। जैसे HAC जो है हमारे वीक एसिड था उसको हम HB लिख देंगे, और AC जो है हमारा ये जो हमारे आयंस आए हैं उसको हम B लिख देंगे, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, सिर्फ हमने वैल्यू चेंज करी है, बाकी सारा काम वही है। सो H3O तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा, ठीक है, ये H3O ऐसे का ऐसा ही, AC की जगह हमारा B आ जाएगा और HAC की जगह यहाँ पर आ जाएगा HB। द ग्रेटर द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गर द द pK इज डिफाइंड एज द आयोनाइजेशन कांस्टेंट। जितना हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट ज़्यादा रहेगा उतना ही हमारा आयोनाइजेशन भी ज़्यादा रहेगा। अब ये जो एक फॉर्मूला है pKa इज इक्वल टू माइनस लॉग Ka, ये तो सबने पढ़ रखा है, बेसिक एक फॉर्मूला है, ठीक है, जो pH वैल्यू निकालते हैं जब। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, अब वीक एसिड की वीक बेस, तो देखो ये जो एक आई है हमारी यहाँ पर इक्वेशन pKa इज इक्वल टू माइनस लॉग इंटू Ka, तो ये आ गई हमारी इक्वेशन किसके लिए, वीक एसिड के लिए, ठीक है। जब भी अगर आपसे पेपर में पूछता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, तो वहाँ पर आप सिर्फ यहीं तक इक्वेशन करके आना। बट अगर आपसे सिर्फ पूछता है डिसोसिएशन कांस्टेंट बताइए, तो आप दोनों की, वीक एसिड की भी निकाल कर आना और वीक बेस की भी निकाल कर आना, ठीक है। वीक बेस में सिर्फ वही हो जाएगा, सेम की सेम वही। यहाँ पर हम वीक बेस ले लेंगे कोई भी NH3, अब उसको हम जब डिसोसिएट कराएंगे वाटर के साथ तो वो NH4 प्लस और OH हाइड्रोक्सी आयन अलग कर देगा। सेम वही प्रोसीजर होने वाला है, वही ऊपर की तरह रहने वाला है। यहाँ पर pKb लग जाएगा, ठीक है, B यानी कि बेस और माइनस लॉग Kb। यहाँ पर Ka था एसिड के लिए और यहाँ पर Kb है बेस के लिए, ठीक है। सो गाइज आज हमारी ये यूनिट नंबर 2 भी फिनिश हो चुकी है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की। अगर आपने और सब्जेक्ट नहीं देखे हैं तो एक बार से उसको भी देख लेना और अदर सब्जेक्ट्स को। तो यहाँ पर इसकी एप्लीकेशन लास्ट टॉपिक था जो इसका यूनिट 2 का, वो हमने कवर कर लिया पूरी यूनिट 2 सिर्फ 3 वीडियो लेक्चर्स में, ठीक है। अब इसकी आप बताइए यूनिट 3 स्टार्ट करें या कोई अदर सब्जेक्ट की कोई और यूनिट स्टार्ट करें, ठीक है। कमेंट जरूर कर देना और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर से ज्वाइन हो जाना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।